कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो पेंटिंग भी करता है, इंसानी शरीर को चीरकर उसकी रचना समझता है, उड़ने की मशीन बनाता है, भविष्य के युद्धों के हथियार डिजाइन करता है और साथ साथ जीवन के गहरे रहस्यों पर सोचता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह कहानी है लियोनार्डो दा विंची की, एक ऐसा दिमाग जो अपने समय से 500 साल आगे था। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे दा विंची का संघर्ष भरा बचपन, उनकी सोच कैसे आम इंसान से अलग थी, मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के पीछे का सच, और वो सीख जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। तो आंखें बंद कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। Leonardo da Vinci, the genius who changed the world. लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 इटली के एक छोटे से शांत गांव विंसी में हुआ। यह गांव पहाड़ियों, हरियाली, बहती नदियों और खुले आसमान से घिरा हुआ था। शहरों की भीड़ नहीं, किताबों का बोझ नहीं, बस प्रकृति और खुला समय। लेकिन लियोनार्डो की जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी। लियोनार्डो एक नाजायज संतान थे। उस समय यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह पूरी जिंदगी का ठप्पा था। समाज उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, अच्छे स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलता, सम्मान और अवसर सीमित होते। उनके पिता एक वकील थे, लेकिन समाज के डर से लियोनार्डो को पूरी तरह अपनाया नहीं। यहीं से उनके भीतर एक अलगाव, लोनलीनेस पैदा हुआ, और वही अकेलापन आगे चलकर गहरी सोच में बदल गया। लियोनार्डो को लैटिन नहीं आती थी, ग्रीक भाषा नहीं आती थी, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं की। उस दौर में विद्वान वही माना जाता था जो किताबें रटता हो, लेकिन लियोनार्डो किताबें नहीं रटते थे, वे दुनिया पढ़ते थे। उन्होंने ज्ञान सीखा, आँखों से, अनुभव से, प्रकृति से। इसीलिए वे कहते थे, विजडम इज द डॉटर ऑफ एक्सपीरियंस। जब बाकी बच्चे खेलते थे, लियोनार्डो देखते थे। वे घंटों बैठकर पत्तों की नसें गिनते, पानी कैसे मुड़ता है यह देखते, बादल कैसे बनते हैं यह सोचते। वे समझना चाहते थे, पक्षी उड़ते कैसे है, मछलियाँ तैरती कैसे है, इंसान चलता कैसे है। यही ऑब्जर्वेशन बाद में उनकी पेंटिंग्स, उड़ने की मशीनों, एनाटॉमी ड्राइंग्स की नींव बनी। लियोनार्डो जानवरों से बेहद प्रेम करते थे। वे घोड़े के दौड़ने का एंगल देखते, पक्षियों के पंखों की गति नोट करते, बिल्ली के कूदने के समय मसल्स का खिंचाव समझते। इसलिए उनकी पेंटिंग्स में शरीर रिजिड नहीं दिखते, मूवमेंट नेचुरल लगता है, क्योंकि उन्होंने मूवमेंट किताबों से नहीं, जीवन से सीखी थी। लियोनार्डो का सबसे बड़ा हथियार था सवाल पूछना। वे हर चीज के पीछे पूछते, ऐसा क्यों है, यह ऐसे ही क्यों चलता है, अगर इसे बदल दे तो क्या होगा। जहां लोग मान लेते थे, वहां लियोनार्डो शक करते थे। यही सवाल उन्हें साइंटिस्ट बनाते हैं, उन्हें इन्वेंटर बनाते हैं, और उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा जीनियस बनाते हैं। अगर लियोनार्डो नाजायज पैदा न होते, आरामदायक शिक्षा पाते, सवाल पूछना बंद कर देते, तो शायद वे सिर्फ एक पेंटर होते। लेकिन उनकी कमी, अकेलापन, जिज्ञासा मिलकर बने लियोनार्डो डा विंसी। जब दुनिया ने लियोनार्डो को ठुकराया, तब प्रकृति ने उन्हें अपनाया, और वही प्रकृति उन्हें अमर बना गई। गांव से शहर तक का सफर। जैसे जैसे लियोनार्डो बड़े होने लगे, यह साफ हो गया कि यह बच्चा साधारण नहीं है। गांव विंसी अब उनकी सोच के लिए छोटा पड़ने लगा था। उनके बनाए हुए स्केचेस, चेहरे, जानवर, पेड़, मशीन जैसे आकृतियां इतनी असाधारण थीं कि आखिरकार उनके पिता को मानना पड़ा, यह लड़का सिर्फ किसान या आम कारीगर नहीं बन सकता। इसी सोच के साथ करीब 14 साल की उम्र में लियोनार्डो को इटली के कला केंद्र फ्लोरेंस भेजा गया। फ्लोरेंस उस दौर में कला की राजधानी था, विज्ञान और दर्शन का केंद्र था, जहां नए विचारों को जन्म मिलता था। यहाँ माइकलेंजेलो जैसे कलाकार उभर रहे थे, और पूरा शहर
रिनेसांस की आग में जल रहा था। लियोनार्डो के लिए यह जगह स्कूल नहीं, एक जिंदा यूनिवर्सिटी थी। लियोनार्डो को मशहूर कलाकार एंड्रिया देल वेरोचियो की वर्कशॉप में अप्रेंटिसशिप मिली। यह सिर्फ पेंटिंग की जगह नहीं थी, यहाँ सिखाया जाता था Painting, sculpture, metalwork, engineering, architecture, perspective, human anatomy. लियोनार्डो हर चीज सीखना चाहते थे। वे सिर्फ कलाकार नहीं बनना चाहते थे, वे सब कुछ समझना चाहते थे। एक पेंटिंग पर काम करते समय लियोनार्डो ने एक फरिश्ते एंजल का चेहरा बनाया। कहते हैं वह चेहरा इतना जीवंत था कि वेरोकियो ने ब्रश छोड़ दिया। चाहे यह कहानी पूरी तरह सच हो या नहीं, लेकिन एक बात साफ थी, लियोनार्डो अब शिष्य नहीं रहे। फ्लोरेंस ने लियोनार्डो को सिखाया, कला सिर्फ सुंदरता नहीं, विज्ञान है। शरीर समझे बिना चेहरा नहीं बनता, रोशनी समझे बिना गहराई नहीं आती। यहीं से उनके स्केचेस जटिल हुए, सोच मल्टी डायमेंशनल बनी और क्यूरियोसिटी और तेज हो गई। विंसी ने लियोनार्डो को जिज्ञासा दी, लेकिन फ्लोरेंस ने उस जिज्ञासा को उड़ान दी। फ्लोरेंस ने लियोनार्डो को पहचान दी, लेकिन एक समस्या थी, फ्लोरेंस में बहुत ज्यादा कलाकार थे। मुकाबला बहुत कड़ा था, हर कोई पेंटिंग तक सीमित रहना चाहता था। और लियोनार्डो, वे सिर्फ पेंटर नहीं बनना चाहते थे, वे चाहते थे मशीन बनाना, शहर डिजाइन करना, युद्ध और शांति दोनों को समझना। इसलिए उन्होंने फ्लोरेंस छोड़ने का फैसला किया। लगभग 1482 में लियोनार्डो ने मिलान के शासक ल्यूडोविको स्फोजा को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने पेंटिंग का जिक्र सबसे आखिर में किया। पहले बताया कि वे युद्ध की मशीनें बना सकते हैं, पुल बना सकते हैं, किले डिजाइन कर सकते हैं, शहरों की सुरक्षा सुधार सकते हैं। यह बताता है कि लियोनार्डो खुद को आर्टिस्ट से ज्यादा इंजीनियर मानते थे। मिलान में लियोनार्डो को पहली बार खुली आज़ादी मिली। उन्होंने डिजाइन किए Armored tanks, automatic weapons, giant crossbows, moving bridges, water control systems. इनमें से ज्यादातर कभी बने नहीं, लेकिन उनकी सोच समय से सदियों आगे थी। इसी दौर में लियोनार्डो ने बनाई The Last Supper. लेकिन यह पेंटिंग आसान नहीं थी। वे रोज पेंट नहीं करते थे, कभी कभी घंटों सिर्फ सोचते रहते। तकनीक प्रयोगात्मक थी, नतीजा कला अमर हो गई, लेकिन पेंटिंग जल्दी खराब होने लगी। जीनियस होने की कीमत थी रिस्क। मिलान में लियोनार्डो ने साबित किया, कला भावनाओं से बनती है, विज्ञान समझ से। लेकिन महानता तब आती है जब दोनों मिलते हैं। मिलान ने लियोनार्डो को कलाकार नहीं, निर्माता बना दिया। एक साधारण सी पेंटिंग या कुछ और। जब लोग मोनालिसा देखते हैं तो अक्सर कहते हैं इसमें खास क्या है, लेकिन यही पेंटिंग दुनिया की सबसे ज्यादा देखी, चुराई, चर्चित और अध्ययन की गई पेंटिंग है। लियोनार्डो ने इसे लगभग 1503 में शुरू किया। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं वह लीसा घेरार्दिनी थीं, एक साधारण व्यापारी की पत्नी। लेकिन लियोनार्डो ने इसे कभी क्लाइंट को नहीं दिया, सालों तक अपने साथ रखा, फ्रांस तक ले गए। सवाल उठता है, अगर यह सिर्फ कमीशन थी तो उन्होंने इसे छोड़ा क्यों नहीं? मोनालिसा की मुस्कान सामने से देखने पर गायब, किनारे से देखने पर दिखती। क्यों? क्योंकि लियोनार्डो ने स्फ्यूमैटो टेक्निक का इस्तेमाल किया। कोई हार्ड लाइन नहीं, लाइट और शैडो का खेल। दिमाग खुद मुस्कान बना लेता है। असल में मुस्कान पेंटिंग में नहीं, देखने वाले के दिमाग में है। लोग कहते हैं मोनालिसा की आंखें आपको फॉलो करती है। यह कोई जादू नहीं। लियोनार्डो को पता था इंसानी आंख डेप्थ कैसे महसूस करती है, ब्रेन मोशन को कैसे इंटरप्रेट करता है। उन्होंने साइकोलॉजी को पेंट किया, क्योंकि इसमें आर्ट है, साइंस है, साइकोलॉजी है, मिस्ट्री है।
और सबसे बड़ी बात परफेक्शन की तलाश, जो लियोनार्डो कभी पूरी नहीं मानते थे। मोनालिसा मुस्कुराती नहीं, वह सोचती है, और जो सोचता है वही अमर होता है। 1500 के आसपास का समय, मानव शरीर को काट कर देखना भयंकर पाप और अपराध माना जाता था। चर्च का आदेश था, शरीर को छेड़ना भगवान के खिलाफ है। लेकिन लियोनार्डो, वे मानते थे, अगर भगवान ने बनाया है तो उसे समझना भी भगवान की इबादत है। लियोनार्डो चोरी छिपे अस्पतालों, कब्रगृहों, मृत्युगृहों में जाते थे। कभी कभी पूरी रात एक शव के साथ बिताते, मोमबत्ती की हल्की रोशनी में शरीर को खोलते। डर नहीं, घृणा नहीं, बस जिज्ञासा। उन्होंने डिसेक्ट किए पुरुष, महिलाएं, बच्चे, हर मसल, हर नस, हर हड्डी को डिटेल में ड्रॉ किया। उनकी एनाटॉमी ड्राइंग्स आज की मेडिकल बुक्स से मैच करती है, कई मामलों में ज़्यादा एक्यूरेट है। लियोनार्डो ने दिल के वॉल्व्स का सही डायग्राम बनाया, ब्रेन को नर्व सेंटर बताया, मसल्स की मूवमेंट समझाई। यह सब तब जब माइक्रोस्कोप तक नहीं था। उन्होंने अपनी रिसर्च मिरर राइटिंग में लिखी, नोटबुक्स छुपाकर रखीं, क्योंकि अगर पकड़े जाते तो सजा मौत तक हो सकती थी। यही एनाटॉमी ज्ञान उनकी पेंटिंग्स को जीवंत बनाता है, चेहरों में इमोशन लाता है, शरीर को नेचुरल मूवमेंट देता है, क्योंकि वे जानते थे अंदर क्या है। लियोनार्डो ने शरीर को काटा नहीं, उसने जीवन को समझा, और जो जीवन को समझ ले वही इतिहास बदल देता है। लियोनार्डो घंटों बैठकर पक्षियों को उड़ते देखते थे, पंख कैसे फैलते हैं, हवा कैसे सहारा देती है, उड़ते समय संतुलन कैसे बनता है। वे मानते थे, जो हवा को समझ ले वही उड़ान को समझ लेता है। लियोनार्डो ने डिजाइन किए ऑर्निथॉप्टर, पंख हिलाने वाली मशीन, हेलीकॉप्टर जैसी स्पाइरल मशीन, glider, पैराशूट आज के हेलीकॉप्टर और प्लेन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बने हैं। लियोनार्डो के डिज़ाइंस काम कर सकते थे, लेकिन उस समय हल्की धातु नहीं थी, इंजन नहीं थे, पावर सोर्स नहीं था, उनका दिमाग आगे था, दुनिया पीछे। आज के साइंटिस्ट्स ने लियोनार्डो के पैराशूट को बनाकर टेस्ट किया, नतीजा वह सफल रहा। यानी लियोनार्डो सिर्फ सपने नहीं देख रहे थे, वे सही सोच रहे थे। लियोनार्डो के लिए उड़ान आज़ादी का प्रतीक थी, सीमाओं को तोड़ने का तरीका, इंसान की सोच को ऊंचा उठाने का साधन। लियोनार्डो उड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इंसान को उड़ना सिखा दिया। लियोनार्डो ने अपनी पूरी जिंदगी में करीब 13,000 से ज़्यादा पन्ने लिखे। इन पन्नों में था विज्ञान, कला, anatomy, उड़ान, मशीनें, दर्शन और जीवन के सवाल। लेकिन यह साधारण लेखन नहीं था। लियोनार्डो ज़्यादातर लिखते थे दाएं से बाएं, ऐसे कि शब्द आईने में ही पढ़े जा सकें। इसे कहते हैं मिरर राइटिंग। वे ऐसा क्यों करते थे? इसके 3 बड़े कारण माने जाते हैं। 1. सुरक्षा। उनका ज्ञान खतरनाक माना जा सकता था। चर्च और शासकों से बचाव के लिए उन्होंने लिखावट छुपाई। 2. बाएं हाथ का इस्तेमाल। लियोनार्डो लेफ्ट हैंडेड थे, मिरर राइटिंग उनके लिए ज़्यादा नेचुरल थी। 3. दिमागी खेल। वे मानते थे जो मेहनत करके पढ़े वही ज्ञान का हकदार है। उनकी नोटबुक्स में सवाल थे जैसे पानी बहता क्यों है, इंसान चलता कैसे है, पक्षी उड़ते कैसे है, आँख चीज़ों को कैसे देखती है। उन्होंने हर चीज़ को ऑब्जर्व, एनालाइज, ड्रॉ किया। लियोनार्डो जानते थे कभी कभी चित्र शब्दों से ज़्यादा सच्चे होते हैं। इसीलिए उनकी नोटबुक्स आज भी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स पढ़ते हैं। लियोनार्डो ने ज्ञान को छुपाया नहीं, उसने उसे समझदारों के लिए बचाया। जिंदगी के अंतिम वर्षों में लियोनार्डो दा विंची इटली छोड़कर फ्रांस चले गए। फ्रांस के राजा King Francis I,
उनकी प्रतिभा से बेहद प्रभावित थे। राजा ने उन्हें सम्मान दिया। First painter, engineer and architect of the king. रहने के लिए क्लोज लूस पैलेस। पूरी आज़ादी, बिना किसी दबाव के। पहली बार लियोनार्डो को सम्मान के साथ शांति मिली। इस समय उनका दायां हाथ कमजोर हो गया था। वे ज़्यादा पेंट नहीं कर पाते थे, लेकिन उनका दिमाग अब भी सोच रहा था। वे पुराने स्केचेस सुधारते, शिष्यों को सिखाते, जीवन पर विचार करते। कहा जाता है राजा फ्रांसिस आई लियोनार्डो को पिता जैसा सम्मान देते थे। वे घंटों बैठकर कला, विज्ञान, जीवन पर बातें करते। यह सम्मान लियोनार्डो के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। 2 मई 1519, 62 वर्ष की उम्र में लियोनार्डो दा विंची इस दुनिया से विदा हो गए। कहा जाता है उनकी मृत्यु राजा की गोद में हुई। सच चाहे जो हो, इतिहास यही याद रखता है। एक जीनियस शांत होकर गया। लियोनार्डो चले गए, लेकिन उनका दिमाग आज भी हमारे बीच जिंदा है। लियोनार्डो दा विंची हमें यह नहीं सिखाते कि आप कहाँ पैदा हुए, आपके पास कितनी डिग्री है, या दुनिया आपको कितना मानती है। वे सिखाते हैं आप कैसे सोचते हैं। एक नाजायज बच्चा, बिना फॉर्मल एजुकेशन, बिना आसान जिंदगी, लेकिन एक चीज थी जो उनसे कोई नहीं छीन सका, जिज्ञासा। लियोनार्डो ने कभी यह नहीं पूछा लोग क्या कहेंगे। उन्होंने पूछा क्यों। जब दुनिया मान लेती थी, वे शक करते थे। जब लोग सीमाएं देखते थे, वे संभावनाएं देखते थे। उन्होंने पेंटिंग बनाई, लेकिन सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं। उन्होंने शरीर को खोला, लेकिन डर के लिए नहीं। उन्होंने उड़ने की मशीन बनाई, लेकिन शोहरत के लिए नहीं। उन्होंने सब कुछ किया सिर्फ समझने के लिए। और शायद यही कारण है कि लियोनार्डो अमर है, क्योंकि जो इंसान समझने की कोशिश करता है वह कभी मरता नहीं। आज अगर लियोनार्डो जिंदा होते तो वे आपसे यह नहीं पूछते तुम क्या करते हो। वे पूछते तुम सवाल पूछते हो या नहीं। दुनिया को बदलने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, लेकिन जीनियस बनने के लिए सवाल पूछना जरूरी है। अगर यह कहानी आपके सोचने का तरीका बदल दे तो इस ऑडियो बुक को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखिए आपने आज कौन सा सवाल सीखा, क्योंकि शायद वही सवाल आपको भी लियोनार्डो दा विंची बना दे।